वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स के आज के अंक में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें पहला देखते हैं, भारत के जंगलों में अब 3167 बाघ। यह प्रोजेक्ट टाइगर की 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया। 4 साल में बढ़े 200 बाघ। पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी की 9 अप्रैल 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया। तो इसमें विस्तार से देखते हैं क्या दिया है। इसमें है इस तरह से बढ़े बाघ, इसको देखते हैं। तो इसमें इस तरह से बढ़े बाघ में दिया गया है, वर्ष 2006 में 1411 बाघ थे, वर्ष 2010 में 1706 बाघ थे, और वर्ष 2014 में 2226 बाघ थे, और 2018 में 2967 बाघ थे, और वर्ष 2022 में 3167 बाघ हो गए हैं। इसमें नोटेड पॉइंट है कि वैज्ञानिक ढंग से बाघ गणना 2006 से शुरू हुई। इससे पूर्व अनुमान आधारित गणना होती थी। और इसमें जो दिया गया उसको देखें तो 70 के दशक में 1800 बाघ थे, यानी 1800 बाघ थे। 90 के दशक में यह जो है, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं 70 के दशक, इसके बाद 80 के दशक में देखें तो 4000 बाघ थे भारत में। इसके बाद 90 के दशक में यह घटकर 3000 बाघ हो गए। और इसको विस्तार से देखते हैं तो यहाँ पर मैसूर कर्नाटक में यह जारी किया गया। तो इसमें है, भारत की धरती पर अब 3167 बाघ दहाड़ रहे हैं। साल 2022 में गणना के अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी में 200 का इजाफा हुआ है। ताजा रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 9 अप्रैल 2023 को जारी किया। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी की। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, देश में 1800 बाघ रह गए थे, यानी 1800 बाघ रह गए थे। वहीं 2006 में महज 1411 ही बाघ बचे थे। इसलिए आज से 17 सालों में बाघों की आबादी 2.25 गुना बढ़ी है। पीएम मोदी ने इस मौके पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वो अमृतकाल का टाइगर विजन भी जारी किया। नोटेड पॉइंट है कि इस मौके पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वो अमृतकाल का टाइगर विजन भी जारी किया। इसमें अगले 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। नोटेड पॉइंट ये भी है कि इसमें अगले 25 वर्ष के बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। इससे पहले मोदी ने बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में 20 किलोमीटर लंबी जीप सफारी का भी लुत्फ उठाया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है यह कर्नाटक में स्थित है, और जबकि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। और इसमें आगे देखें तो संयोग है यह, इसमें है पीएम ने कहा यह भी संयोग है कि भारत के टाइगर रिजर्व 75,000 वर्ग किलोमीटर के हैं। वहीं बीते 10-12 वर्षों में बाघों की आबादी भी करीब 75% बढ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो पूरे विश्व के लिए गौरव। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। इसकी सफलता न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय। भारत ने बाघों को बचाया, बेहतरीन इकोसिस्टम दिया। यह हमारे लिए और भी सुखद है कि हमने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए। उसी समय दुनिया की 75% बाघ आबादी भारत में है। पूरे देश को बधाई। नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री का कहना है। इसके बाद देखें इसमें कुछ और जानकारी तब और अब में तुलना किया गया है। तो इसमें बाघों की आबादी तेजी से घटी तो भारत ने 1 अप्रैल, नोटेड पॉइंट है, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। उस समय 9 टाइगर रिजर्व थे और 18,278 वर्ग किलोमीटर के जंगल इसमें शामिल थे। यानी जब प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को आज से 50 वर्ष पहले लागू किया गया तो भारत में मात्र 9 टाइगर रिजर्व थे। आज भारत में 53, यहाँ 3 ने 53 है। आज भारत में 53 टाइगर रिजर्व और 75,000 वर्ग किलोमीटर, देश का 2.5% भूभाग जंगलों में चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर। गणना में 32,588 कैमरा ने ली 4.70 करोड़ तस्वीरें। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो जारी की गई, यानी ये जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट होती है, यानी ISFR 2021 जारी की गई। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। और इसमें जो जारी की गई रिपोर्ट उसके अनुसार भारत में जो वर्तमान में वन यानी कुल वनावरण और वृक्षावरण है वह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। जिसमें कुल वृक्षावरण जो है 2.91% और कुल वनावरण 21.71% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो वनावरण है वह मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर हम प्रासंगिक मुद्दे को देखें तो यहाँ पर भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं और यह 75,000 वर्ग किलोमीटर, देश का 2.4% भूभाग जंगलों में चल रहा है। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसकी गणना इससे पूर्व वाले 2018 में की गई थी और यह गणना 4 वर्ष पर की जाती है, अर्थात 2022 में की गई। जबकि अभी हमने देखा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी, यह प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है और यह 4 वर्ष पर जारी की जाती है। तो इसमें हमने देखा कि जो 200 जो है वह बाघ 2018 की अपेक्षा बढ़े हैं और इनकी संख्या वर्तमान में हो गई है, इसको हमने देखा ऊपर, इनकी संख्या जो वर्तमान में है 3167 बाघ हो गए हैं। और बाघों की आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही हैं। जैसा कि हमने देखा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में है, तो बाघों की आबादी भी भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत के बाघों की आबादी का 20% भाग रखता है और जबकि पूरे विश्व की आबादी का 10% बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। और इसमें देखें तो पीएम मोदी ने रविवार यानी 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के बांदीपुर व मुदुमलाई या तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व में जीप सफारी के दौरान वन्यजीवों को निहारा।
और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो यह है कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में लिया गया था। यानी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। मिशन टाइगर के बारे में और कुछ जानकारी देखें तो इसमें IBCA में शामिल 7 में से 5 जीव भारत में। इसमें जुलाई 2019 में PM मोदी ने पूरी दुनिया से निवेदन किया कि एशिया में अवैध शिकार व वन्य जीवों से जुड़े अवैध कारोबार रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएं। इसी के तहत IBCA बना है। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पूमा का संरक्षण होता है। इसमें पहले 5 विडाल वंशी भारत में हैं जो जगुआर व पूमा दक्षिणी व उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। IBCA में वैज्ञानिक तौर तरीकों से इनका संरक्षण होगा। सभी संबंधित देशों को तकनीकी मदद दी जाएगी। 97 देश IBCA का हिस्सा है। आगे इसमें जानकारी है द एलिफेंट विस्पर्स, जो 95वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड में जो डॉक्यूमेंट्री पार्ट में है, यह ऑस्कर अवार्ड यह मूवी जीती है। भारत की तरफ से जो इस पार्ट में जीतने वाली यह मूवी बनी है। तो इसमें यह है कि द एलिफेंट विस्पर्स दंपति से मिले मोदी। इसमें दिया है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित मुडुमलाई में बने धेपकाडू हाथी शिविर में पहुंचकर PM मोदी ने एलिफेंट विस्पर्स दंपति विल्ली व बोमन से मुलाकात की। और इसमें जानकारी, भारत पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के सह अस्तित्व को देता है महत्व। मोदी प्रधानमंत्री ने की इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा, दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वे। और इसमें देखें तो बाघों की घटती आबादी को संरक्षण देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। शुरुआत में इस योजना में 18,278 वर्ग किलोमीटर में फैले 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। पिछले 50 सालों में इस योजना का विस्तार हुआ और आज इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है। ये 53 टाइगर रिजर्व 75,500 वर्ग किलोमीटर फैले हुए हैं। इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी देखें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां बाघ या टाइगर रिजर्व बन गया है। यह राज्य में चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है। यानी यह जो 53वां टाइगर रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रानीपुर में स्थित है। इससे पूर्व जो थे उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित थे, यानी बनाए गए थे। इससे पूर्व 3 थे और इसके बन जाने से उत्तर प्रदेश में जो है 4 टाइगर रिजर्व वर्तमान में हो गए हैं। ये यूपी स्पेशल के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। बिजनौर वही जिला है जिससे गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं या उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। तो बिजनौर में आमनगढ़ टाइगर रिजर्व है और इसकी जो स्थापना टाइगर रिजर्व बनाया गया था 2012 में बनाया गया था। इसमें उल्लेखनीय या नोटेड पॉइंट यह है कि आमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है यह कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, यह कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व जो है यह उत्तराखंड में है, उसके शेष भाग से बनाया गया था। आमनगढ़ जो एक बफर जोन के रूप में है और यह जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क का शेष भाग है, जो कि जब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश राज्य की भूभाग से निकालकर उत्तरांचल नामक नया राज्य 27वां राज्य बनाया गया था। यानी जो आज वर्तमान में उत्तराखंड है, पहले वो उत्तरांचल था। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के द्वारा इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। यानी जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में 2000 में इसको उत्तराखंड जब बनाया गया तो यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में चला गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई। अभी जो हमने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की चर्चा कर रहे थे वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। हाइली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में, यहीं से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। इसमें कुछ और जानकारी देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इंदिरा गांधी सरकार ने 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की थी। बाघ दुनिया में एक लुप्त प्राय प्रजाति है। 20वीं शताब्दी के मोड़ पर भारत में बाघों की आबादी 20,000 से 40,000 के बीच थी। महाराजाओं और अंग्रेजों की शिकार प्रथाओं के साथ साथ अवैध शिकार गतिविधियों के कारण उनकी संख्या लगभग 1820 में काफी कम हो गई। 70 दशक में डूबती आबादी का एक अन्य कारण इन जंगली बिल्लियों के शिकार की कमी है। वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार ने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है वन्यजीव संरक्षण। इसको जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 4 में जो DPSP या डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए, उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक उसमें DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें जो अनुच्छेद 48 और 48 क है इसी के अंतर्गत ये प्रावधान बनाए जाते हैं। 48 क जो है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, तो इसी के अंतर्गत ये सब नियम या प्रावधान बनाए गए हैं। इसको थोड़ा और जानकारी के रूप में देखें तो यानी जो अनुच्छेद 48 यह कहता है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, और 48 जो क है यह पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया 48 क को।
और इसी के अंतर्गत जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वन्य जीव एवं वनों की सुरक्षा कवच के रूप में प्रभावी बनाया गया। जल एवं वायु अधिनियम के केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए, जो पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार में कार्यरत है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना है, यानी इसी आर्टिकल के अंतर्गत ये सब बनाए गए हैं। आगे इसमें देखें तो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर को देश में बाघों, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, की आबादी बढ़ाने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। इस परियोजना के शुरुआती वर्षों में भारत में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। वर्तमान में भारत में 18 नहीं बल्कि 53, अभी हमने देखा कि 53 हो गए हैं। राज्यों में से 47 टाइगर रिजर्व हैं। बाघ रेंज में 47 टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि 53 हो गए हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कवर किए गए शुरुआती रिजर्व जो जिम कॉर्बेट पार्क हमने देखा उत्तराखंड हुआ था। इसके बाद मानस जो कि असम में है, रणथंभौर, सिमीपाल, बांदीपुर, पलामू, सुंदरबन, मेलघट्टा और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान थे, यानी शुरुआती दौर में ये थे। वर्तमान में देश के 2% से अधिक क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत आता है। अभी हमने देखा 2.4% था, यह बढ़ चुका है डाटा के हिसाब से। जानकारी इसमें देखें तो परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। बाघों के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है। बाघों के आवासों को कम करने वाले कारकों को कम करें, उनका प्रबंधन करें, वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सौंदर्य और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए एक व्याहत बाघ आबादी सुनिश्चित करें। परियोजना के लिए प्रशासनिक निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी ENTCA है, ये नोटेड पॉइंट है। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार 2005 में NTCA का गठन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ENTCA वही है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। संगठन के तहत 8 संरक्षण इकाइयां, जिसमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जो अपने आरक्षित क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है। संरक्षण इकाइयों को देखें तो इसमें है सुंदरबन संरक्षण इकाई, पूर्वोत्तर संरक्षण इकाई, पश्चिमी घाट संरक्षण इकाई, शिवालिक तराई संरक्षण इकाई, पूर्वी घाट संरक्षण इकाई, सरस्का संरक्षण इकाई, मध्य भारत संरक्षण इकाई और काजीरंगा संरक्षण इकाई है। कुछ अधिक जानकारी और देखें तो वन्यजीव अभ्यारण्य की, जो वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या देखें तो यह अंडमान और निकोबार में है, इसकी संख्या 96 है। वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय पार्क हैं और सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में है, यानी 10 है। इसके बाद अंडमान निकोबार में 9 है। इसके पश्चात केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। और भारत में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखें, यानी बायोस्फीयर रिजर्व वर्तमान में देखें तो 18 हैं, यानी भारत में वर्तमान में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बायो रिजर्व क्षेत्र हैं 18 भारत में वर्तमान में हैं। सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह नीलगिरी है। यह 1986 में बनाया गया था। 1986 में नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था, भारत का सबसे पुराना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और नवीनतम या 18वां देखें तो यह 2011 में बनाया गया था। यह पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण जैव मंडल रिजर्व के बारे में देखें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसको यहाँ पर देखें तो नोकरेक जो जैवमंडल रिजर्व है मेघालय में है, मानस जो असम में है, दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अगस्त मलाई जो है केरला में है, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, अगस्त मलाई केरला में है और कंचनजंगा जो सिक्किम में है, शीत मरुस्थल जो है कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में भी करते चलें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और हाथियों, उनके आवासों और गलियारों की सुरक्षा के लिए फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। यानी अभी हम देखा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर जो था वह 1 अप्रैल 1973 को, यानी आज से 50 वर्ष पूर्व शुरू किया गया, और प्रोजेक्ट हाथी जो है फरवरी 1992 में शुरू की गई। ऊपर हम देख चुके हैं कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में 2010 में सेंट पीटर्स बाघ सम्मेलन में की गई थी कि 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो 2022 जो 29 जुलाई 2022 को मनाया गया, उसकी थीम जो बाघ दिवस की थी वो इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, यानी बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है, ये इसकी थीम थी। और इसमें देखें तो गज यात्रा जो हाथियों को मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है और हाथी गलियारों को सुरक्षित करने की आवश्यकता प्रकाश डालती है। इसमें देखें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, इसको बनाया गया 1992 में। इसका जो यानी डिपार्टमेंट है यह पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया गया। एम्स प्रोजेक्ट एलिफेंट PE को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया। इसको उद्देश्य देखते हैं। हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को हल करने के लिए, बंदी हाथियों के कल्याण के लिए, हाथियों को उनके दांतों को नुकसान न पहुंचाने के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया 1992 में। और इसमें देखें तो देश के प्रमुख हाथी वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल परियोजना के तहत मुख्य गतिविधियां को संचालित किया जा रहा है। और इसमें देखें तो जो कुल मिलाकर के प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत जो कुल स्थान इसमें निहित किए गए, कुल 33 जो स्थानों का चयन किया गया इसमें, और 33वां जो स्थान है वह तराई क्षेत्र को चयन किया गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये 2022 में इसको चयन किया गया, उत्तर प्रदेश में है, और इसका जो क्षेत्रफल है 3072 वर्ग किलोमीटर है। और प्रोजेक्ट हाथी के तहत देखें तो कुल क्षेत्रफल जो इसका है 69,583 वर्ग किलोमीटर है, और जो हाथियों की संख्या है वर्तमान में 21,370 है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें श्रीलंका दुनिया के सबसे पुराने महाबोधि वृक्ष के लिए खतरा बना चीनी पावर प्लांट। इसमें देखते हैं श्रीलंका के नोरोज चोलाई में चीन
के बनाए गए एक पावर प्लांट से निकल रहे जहरीले एसिड की वजह से दुनिया का सबसे पुराना पेड़ यानी महाबोधि वृक्ष का अस्तित्व खतरे में है। इस जहरीले एसिड से वातावरण में घुलने से बच्चों में कई तरह के चर्म रोग हो रहे हैं। कोलंबो गजट की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरणविदों ने इलाके का सर्वे कर पता लगाया कि पावर प्लांट से निकलने वाला जहरीला धुआं अनुराधापुरा में महाबोधि वृक्ष तक पहुंच रहा है। वहीं पावर प्लांट के आसपास के पेड़ों की पत्ती जहरीले धुएं से पीले पड़ रहे हैं। नोरोच चोलाई स्थित इस पावर प्लांट का निर्माण, नोटिस पॉइंट है कि पावर प्लांट जो है नोरोच चोलाई में स्थित है, का निर्माण चीनी कर्ज से चीनी कंपनी ने किया था। संचालन में चीन की अहम भूमिका है। 1900 मेगावाट का यह प्लांट न केवल तय मानक से ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है, बल्कि प्लांट से निकलने वाले अवशेष फ्लाई एश यानी फ्लाई एश धुएं के साथ उड़ने वाली राख को फ्लाई एश कहते हैं, और बॉटम एश भी नोटिस पॉइंट है, भारी राख को बॉटम एश कहते हैं। पीटी एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। फ्लाई एश जो होता है ये धुएं के साथ उड़ने वाली राख होती है, और बॉटम एश जो है भारी राख होती है। एक खुले गड्ढे में स्टोर किया जाता है। हवा के साथ ये धुएं मिलकर एक जहरीली राख इलाके में नुकसान पहुंचा रही है। इसमें देखें जहरीले गैस से बच्चों में चर्म रोग की समस्या, पेड़ के पत्ते पीले पड़े। चीन की सिनोपेक करेगी निवेश। श्रीलंका के राष्ट्रपति की मीडिया डिवीजन पीएमडी के मुताबिक चीन की सिनोपेक कंपनी ने हम्बन टोटा में निवेश करेगी। कंपनी के अधिकारियों ने राष्ट्रपति रणनील विक्रमसिंघे के साथ हाल ही में एक बैठक की, जिसके बाद ये ऐलान किया गया। महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें है विश्व बैंक की बैठक के लिए अमेरिका पहुंची वित्त मंत्री। इसमें देखते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यूयॉर्क पहुंच गई। इस दौरान भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने उनकी अगवानी की यात्रा के दौरान वित्त मंत्री वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्प्रिंग बैठक और अन्य G20 बैठकों में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्रालय के एक बयान जारी कर कहा है कि वित्त मंत्री सीतारमण G20 बैठक की मेजबानी करेंगे और विश्व बैंक समूह WBG अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बैठकों में भाग लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत जो है G20 के वर्तमान में अध्यक्ष है। इसके बाद नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा करेंगे। इसको देखते हैं। इसमें भारत के किसी विदेश मंत्री की पहली मोजाम्बिक यात्रा है, तो पीटी के दृष्टिकोण से यह वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें है विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार मीन्स आज 10 अप्रैल 2023 को युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना। विदेश मंत्रालय यानी MEA ने रविवार यानी 9 अप्रैल 2023 को यह जानकारी दी। MEA ने कहा कि विदेश मंत्री युगांडा और मोजाम्बिक यात्रा दोनों देशों के साथ भारत मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ होंगे। मंत्रालय ने कहा विदेश मंत्री 10 से 12 अप्रैल तक युगांडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जे ओडोगो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत कर सकते हैं। उनके देश के नेतृत्व और अन्य मंत्रियों से मुलाकात करने की भी संभावना। मंत्रालय के अनुसार जयशंकर जिंजा युगांडा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी NFSU के ट्रांजिट परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। नोटेड पॉइंट है कि यह जो है जयशंकर जो है जिंजा जो युगांडा में है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की ट्रांजिट परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की यात्रा पर रहेंगे। यह भारत के किसी विदेश मंत्री द्वारा मोजाम्बिक की पहली यात्रा होगी। इस दौरान भारत के बाहर NFSU का पहला परिसर स्थापित करने को लेकर भारत और युगांडा के बीच MOU पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पूर्ण खबर देखें तो इसमें है पोप फ्रांसिस की दुनिया से अपील खत्म कराएं रूस और यूक्रेन युद्ध। ईस्टर के त्यौहार पर दिए गए संदेश में पोप फ्रांसिस ने रूस और यूक्रेन के लोगों के लिए दुआ करने की अपील की। वहीं पोप ने उन देशों की भी सराहना की जिन्होंने शरणार्थियों को पनाह दी। ईस्टर पर दिए गए संदेश में पोप ने दुनिया में लड़े जा रहे सभी युद्धों को खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा शांति हासिल करने के राह पर यूक्रेन के लोगों को मदद करें और रूस के लोगों के लिए भी दुआ करें। ट्यूमर को बढ़ने से रोकने मदद करेगा P53 प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है यानी मोरगांटन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा विशेष प्रोटीन खोजा है जो ट्यूमर को बढ़ने से रोकने में मददगार है। यह कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में नया मार्ग प्रशस्त करेगा। मोलिक्यूलर सेल्स जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो शूट्स मेडिकल कैंपस के शोधकर्ताओं ने कहा कोशिकाओं में P53 नामक प्रोटीन होता है जो कि ट्यूमर को बढ़ने से रोकने के साथ कोशिकाओं के विभाजन और क्षतिग्रस्त DNA की मरम्मत सहित अनेक मूलभूत कार्यों को नियंत्रित करता है। महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो फेक न्यूज़ की पहचान वाले नियमों में बदलाव पर विमर्श की जरूरत। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बड़गाम में किया कानूनी सहायता केंद्र का उद्घाटन। इसको देखते हैं तो इसमें रिजिजू ने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बीते बृहस्पतिवार को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया है। यह संशोधन मंत्रालय को केंद्र की एक तथ्य जांच इकाई को बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। पूर्ण खबर इसमें है अभिषेक बने उत्तर प्रदेश मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। प्रमोद महासचिव उत्तर प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। IAS अभिषेक प्रकाश को अध्यक्ष, झांसी के प्रमोद को महासचिव और डॉक्टर रोहित पांडे को कोषाध्यक्ष चुना गया है। देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट खबर है। इस पर हालांकि पूर्व की वीडियो में यानी जो है इससे पहले की वीडियो में इस पर आधारित हम वीडियो बना चुके हैं करंट अफेयर्स पर। हालांकि आज की देखते हैं तो इसमें है भारत का रूस से क्रूड ऑयल इराक से दुगना। जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 में भारत ने सबसे ज़्यादा जो आयात जिस देश से किया वो रूस है। जैसा कि पूर्व की वीडियो में देख चुके हैं भारत में जो उत्पादित जो तेल है या क्रूड ऑयल है मात्र 14% है। तो इस हिसाब से देखें तो भारत अपनी जरूरत का 86% आयात कर रहा है। और इस साल 2022 में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है। पिछले 5-6 वर्षों में देखें तो सबसे कम प्रोडक्शन जो भारत में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हुआ है मात्र 14% हुआ है। और ये 46% जो है अपनी जरूरतों का 86% जो अपनी जरूरतों का आयात कर रहा है भारत। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है रूस से किया है। यानी इससे पूर्व जो इराक वाले नंबर पर था जिससे भारत आयात कर रहा था उसका दुगना जो है आयात 2022 में भारत ने रूस से किया है। मास्को लगातार छठे महीने तेल के सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता 34% हो गई है। ऐसे ही बढ़ गई रूस की हिस्सेदारी। देखते हैं अमेरिका 5वें स्थान पर चला गया है। सबसे पहले स्थान पर रूस है, फिर सऊदी अरब, इराक, UAE और 5वें स्थान पर अमेरिका है। इसमें देखिए भारत का रूस से कच्चा तेल आयात मार्च 2023 में बढ़कर रिकॉर्ड 16.4 लाख बैरल प्रति दिन यानी BPD स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही रूस से तेल आयात इराक के 8.21 लाख BPD के मुकाबले अब दुगना हो गया है।
इसलिए जमकर खरीदारी कर रहा है भारत। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, ऐसे में रूसी क्रूड रियायती मूल्य पर उपलब्ध है। भारत इसकी जमकर खरीद कर रहा है। उद्योग के अधिकारियों ने कहा भारतीय रिफाइनरी कंपनियां $60 से कम कीमत पर कच्चे तेल का आयात कर रही हैं। महत्वपूर्ण खबर इसमें जो है कोरोना का दोहरा हमला, देश में एक साथ फैले दो उपस्वरूप, यानी इस उपस्वरूप को देख लेते हैं क्योंकि उपस्वरूप भी कई बार पूछा जा चुका है पीटी एग्जाम में। तो इसमें अब ओमिक्रॉन नहीं, ओमिक्रॉन इसका एक स्वरूप था, अब जो है XBB की उपस्वरूप से बड़ी चुनौती, यानी XBB जो है ये उपस्वरूप ज़्यादा चुनौती दे रहा है। इसको देखते हैं। गुजरात में XBB 1.16 के सबसे ज़्यादा मामले, यानी ये जो स्वरूप है XBB 1.16, इसमें है 71% मरीजों में XBB समूह के स्वरूप बीते 6 सप्ताह मिले। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रसार। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो जलवायु संकट के समाधान में भारत बन रहा वैश्विक नेता। यह जो है इसमें है पंचामृत, यानी पंचामृत सप्तऋषि में हरित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता और मिशन लाइफ से जलवायु परिवर्तन की चुनौती होगी कम। जैसा कि हम जानते हैं कि COP26 जो जलवायु सम्मेलन 2021 में किया गया, जिसका मेजबान यानी होस्ट कंट्री यूनाइटेड किंगडम थी और इसकी आयोजन तिथि 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक थी, और इसकी अध्यक्षता यानी सम्मेलन की अध्यक्षता जो थी भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर आलोक शर्मा ने की थी। तो इसमें जो है यानी COP26 में भारत ने जो है एक पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा था, यानी पंचामृत जो रणनीति है यह COP26 में भारत द्वारा रखा गया है, जिसमें पहला यह था कि भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा, यानी शुद्ध शून्य कार्बन जो उत्सर्जन का लक्ष्य भारत का 2070 तक है। और 2030 तक जो है भारत सुनिश्चित करेगा कि उसकी 50% ऊर्जा जो अच्छे ऊर्जा से प्राप्त हो, यानी जो उसका ऊर्जा का स्रोत होगा 50% जो होगा अच्छे ऊर्जा से होगा। यह कब होगा? 2030 तक। और भारत अब से लेकर यानी 2021 से लेकर 2030 तक, यानी पिछले 10 साल तक के बीच कुल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, यानी 1 बिलियन टन की कमी कब तक करेगा? 2030 तक। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करेगा, ये चौथा था। और आखिरी भारत का जो पंचामृत, यानी 5 पंचामृत का मतलब 5 जो इसके जो अमृत हैं, उसमें भारत वर्ष 2030 तक, यानी ये भी 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु सिस्टम भी स्थापित करेगा, जो कि हमारे वर्तमान लक्ष्य से 50 गीगावाट की वृद्धि होगी, यानी जो हमारा वर्तमान लक्ष्य है से 50 गीगावाट की वृद्धि होगी इससे। पर कुछ और संक्षिप्त बातों की चर्चा करें तो इसमें जो है COP जो 27 है, COP 27 जो कि 2022 में आयोजित हो चुका है, यह जो हुआ है यह आपका मिस्र के शर्म एल शेख के लाल सागर रिसॉर्ट में सम्मेलन किया गया। और जबकि COP 28 यानी अगला जो इस साल 2023 में जो COP 28 होगा यह UAE या यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा इस साल। और हम जबकि जानते हैं कि जो इसकी जो COP जो है यह UNFCCC के अधीन कार्य करता है और यह 1994 में, यानी COP जो 1994 में स्थापित किया गया है। कुछ रोचक जानकारी देखते हैं तो इसमें सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाले भारत के राज्यों में देखें तो नीदरलैंड की कंपनी टॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक ट्रैफिक जाम का सामना मुंबई करना पड़ता है, यानी मुंबई जो है 121 घंटे दिया है और बेंगलुरु 110 घंटे, नई दिल्ली 110 घंटे और पुणे में 96 घंटे का जाम होता है। ऐसा जो है नीदरलैंड की कंपनी टॉम की रिपोर्ट में कहा गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो इस साल पड़ेंगे 4 ग्रहण, यानी इस साल पड़ेंगे 4 ग्रहण, 2 माह तक चलेगा श्रावण। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी, रोचक जानकारी के अंतर्गत देखते हैं। इसमें भारत में नजर आएगा केवल अक्टूबर का चंद्र ग्रहण। श्रावण के बाद वाले सभी पर्व 1 माह की देरी से, जन्माष्टमी 6 सितंबर, शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से। कुछ और जो इसमें व्रत या त्यौहार को यहाँ पर देख सकते हैं जो ये दिया हुआ है, तो यह कुछ रोचक जानकारी के अंतर्गत जानकारी रही कि जन्माष्टमी 6 सितंबर और शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से, और इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हुई हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर जो उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित है। इसमें निकाय चुनाव 4 और 11 मई को होगा, मतदान 13 मई को। पहले चरण में प्रयागराज, लखनऊ और दूसरे में अयोध्या मंडल में होगा मतदान। बिना बदलाव आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी, आदर्श आचार संहिता लागू, यानी आज से जो है यानी 10 अप्रैल 2023 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उसको देखते हैं तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उत्तर प्रदेश के वह मनोज कुमार हैं वर्तमान में, और इसमें जो है वर्तमान में कुल 760 निकाय हैं, जिसमें से 17 नगर निगम हैं, 199 नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका परिषद, और 544 नगर पंचायतों को कुल मिलाकर 14,684 सीटें शामिल हैं। इस दृष्टिकोण से देखें चुनाव जो आपका है 4 मई 11 मई को होगा, और इसकी जो मतगणना या जो रिजल्ट होगा 13 मई को जारी किया जाएगा। कुछ उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में देखें तो इसमें वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, यानी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, और 18वां जो मंडल बनाया गया अलीगढ़ को बनाया गया है। और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में कुल जिले हैं वो 75 जिले हैं, और जो नवीन जिला जो बनाया गया था उसमें हापुड़, शामली और संभल है। हापुड़ जो एरिया में सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। और लखनऊ, मेरठ, कानपुर मंडल में सर्वाधिक 6 जिले शामिल हैं। और कुल नगर निगम जो हैं, यहाँ पर नगर निगम की ही बात चल रही है जो कि चुनाव संबंधित, कुल नगर निगम जो उत्तर प्रदेश में 17 हैं, और 17वां जो नगर निगम बनाया गया वो शाहजहांपुर को बनाया गया। और वर्तमान में देखें तो 10 स्मार्ट सिटी हैं उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 10 स्मार्ट सिटी हैं। और उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जो उत्तर प्रदेश से बड़े जो राज्य हैं
भारत में वो राजस्थान, यानी पहला जो सबसे बड़ा राज्य है भारत में राजस्थान है, फिर दूसरा एमपी है, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा जो सबसे बड़ा राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर भारत के 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली स्पर्श करता है। और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 2.40 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और यह भारत के एरिया का जो भारत का क्षेत्रफल है वह भारत का जो क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत के क्षेत्रफल का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 7.33% है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।